हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञान तिवारी, आप सबका जीएससी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के आज के सेशन में हम लोग होम रूल मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे। होम रूल कैसे स्टार्ट हुआ, होम रूल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, मिसेज एनी बेसेंट का क्या भूमिका रही, बाल गंगाधर तिलक की क्या भूमिका रही, और भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो उदारपंथी राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने इसमें क्या रोल प्ले किया। इन सब बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा आगे के मूवमेंट पर, और तात्कालिक मांग का क्या हुआ, जो डिमांड्स इनके द्वारा क्रिएट की गई थी उनका क्या रिजल्ट आया, उन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ होम रूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म होम रूल। होम रूल मीन्स होम रूल, होम मतलब घर और रूल मीन्स शासन। तो जब शासन हमारे द्वारा किया जाए, मतलब कि हम जानते हैं कि इस मूवमेंट, ये मूवमेंट तब चलाया जा रहा था, ये 1916 में स्टार्ट किया गया आंदोलन था, 1916 में स्टार्ट किया गया मूवमेंट था। जब ये स्टार्ट किया गया तो आप जानते हैं कि कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश रूलिंग थी भारत में। तो ये डिमांड क्या कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है कि हमको होम रूल दिया जाए। मतलब ये है कि जो भी शासन का अधिकार है वो इंडियंस को दिया जाए, और ये होम रूल किसके अधीन रहेगा, अंडर द ब्रिटिश क्राउन रहेगा, अंडर द ब्रिटिश रूल रहेगा। तो ब्रिटिश रूल के अंदर रहते हुए हमें अपने शासन का अधिकार दिया जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि ब्रिटिश शासन भी बना रहे और हम भी शासन करते रहें। तो इस तरह के शासन को हम डोमिनियन स्टेट्स कहते हैं, डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। इसमें कुछ मामले आपकी गृह सरकार को दे दिए जाएंगे और कुछ मामले ब्रिटिश क्राउन की सरकार पहले की तरह से ही देखती रहेगी। ये ओरिजिन, इस वर्ड की ओरिजिन हुई थी वास्तव में, या इस तरह के कॉन्सेप्ट की ओरिजिन हुई थी सबसे पहले 1860 में आयरलैंड में। ये बेसिकली होम रूल वर्ड जो है ये आयरिश ओरिजिन का वर्ड है, आयरलैंड की ओरिजिन का वर्ड है। ये 1860 में आयरलैंड में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, आयरलैंड भी ब्रिटिश शासन के अधीन कॉलोनियल मॉडल से रूल किया जा रहा था। ब्रिटिशर्स ने आयरलैंड पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। आयरलैंड के एक नेता हुए रेडमांड ने अपने देश में होम रूल की मांग करते हुए एक आंदोलन चलाया 1860 में, जहां से होम रूल वर्ड क्वाइंड हुआ, जहां से होम रूल वर्ड की ओरिजिन हुई, बेसिकली आयरलैंड से हुई 1860 में। 1860 में आयरलैंड के नेताओं ने, आयरलैंड के लोगों ने होम रूल की जो डिमांड की, उसके आधार पर 1886 में ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूसेज आयरिश होम रूल एक्ट। 1886 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आयरिश होम रूल एक्ट नाम से एक कानून प्रस्तुत किया, हालांकि वो पास नहीं हो सका। इसके बाद कई और अटेम्प्ट हुए आयरिश होम रूल एक्ट को पास करने के लिए, बट फाइनली इट वॉज पास्ड इन 1920। 1920 में होम रूल एक्ट पास करके ब्रिटिशर्स ने आयरलैंड को होम रूल दे दिया। अभी जब भारत में होम रूल आंदोलन शुरू हो रहा है तो आयरलैंड में होम रूल हुआ तो नहीं है, लेकिन होम रूल बहुत लोकप्रिय हो गया है। अब ये आयरिश होम रूल को भारत के साथ कैसे संबद्ध किया जा सकता है, या आयरिश होम रूल का भारत के साथ क्या संबंध है, तो इसको भी आप समझते चलिए। जो आयरिश होम रूल है उसका संबंध भारत के साथ कैसे स्थापित हुआ, श्रीमती एनी बेसेंट के माध्यम से स्थापित हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट कौन है, मिसेज एनी बेसेंट कौन है, तो मिसेज एनी बेसेंट कोई पॉलिटिशियन नहीं है, बेसिकली ये सोशलिस्ट थिंकर हैं और थियोसॉफिस्ट हैं। थियोसॉफी का मतलब होता है, थियोसॉफी दो शब्दों से मिलकर बना है, थियोस एंड सोफिया। थियोस का मीन्स होता है गॉड एंड सोफिया मीन्स होता है विजडम। तो कुल मीनिंग क्या हुआ, विजडम ऑफ गॉड, मतलब कि ईश्वर को जानने की प्रक्रिया है। ईश्वर को जानने के लिए हम जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं या उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम थियोसॉफी कहते हैं, और इस तरह का काम करने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, थियोसॉफिस्ट कहते हैं। तो एनी बेसेंट का इंडिया में क्या इंट्रोडक्शन है, 1895 में न्यूयॉर्क में कर्नल एमएस ऑलकट और मैडम एचपी ब्लावाट्स्की ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफी पे रिसर्च करने के लिए बनाई गई। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत
गर्व की बात है कि थियोसॉफी पे रिसर्च करने के लिए इंडिया के वेदों और उपनिषदों से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। इंडिया के वेद, इंडिया के उपनिषद, इंडिया में जो कुछ भी काम किया गया है वो इस पीरियड तक आते आते उसका एक ग्लोबल पहचान बन गई थी। जो भी भारत में जर्मनी के लोग आए, भारत में इटली के लोग आए, मैक्स मुलर आया, अंग्रेज आए, उन्होंने भारत के बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करके इस बात को ग्लोबल किया कि इंडिया का जो थॉट प्रोसेस है या इंडिया का जो इंडिया के पास जो ग्रंथों में लिखी गई बातें हैं वो थियोसॉफी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बात बहुत कॉमन हो गई थी उस समय पूरे वर्ल्ड वाइड कि इंडिया का जो थियोसॉफी पे रिसर्च है वो दुनिया के किसी भी सभ्यता से बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना हेड ऑफिस कहाँ बना लिया? स्टार्ट हुई थी वो न्यूयॉर्क में, लेकिन उसका 1907 में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर उसका हेड ऑफिस बन गया। मतलब कि जो संस्था अमेरिका में शुरू हुई उसका हेड ऑफिस आके इंडिया में बन गया। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि वो थियोसॉफी पर रिसर्च करना चाहती थी और अब तक ये बात पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट हो गई थी कि इंडिया से बेटर कोई जगह नहीं है थियोसॉफी पर रिसर्च करने के लिए। इससे पहले 1893 में स्वामी विवेकानंद भारतीय सभ्यता का, भारतीय दर्शन का, भारतीय थियोसॉफिकल थिंकिंग का परचम बहुत पहले ही लहरा चुके थे अमेरिका में जाके। तो भारत की थियोसॉफी पे पूरी दुनिया की निगाह थी और वो भारत की थियोसॉफी से बहुत कुछ सीखना चाहते थे। इसलिए जो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी वो धीरे से कहाँ आ गई? मद्रास आ गई और मद्रास में उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया। उसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई एक महिला आई, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफी पे रिसर्च करने के दौरान, थियोसॉफी पे अपने अध्ययन के दौरान और अपने सोशलिस्टिक थिंकिंग के कारण से धीरे धीरे करके वो भारत के लोगों के संपर्क में आई और भारत की जो उस समय सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी उससे वो प्रभावित हुई। और चूंकि वो होम रूल के आंदोलन को अपने यहाँ महसूस कर चुकी थी, वो आयरिश मूल की लेडी थी, आयरिश ओरिजिन की लेडी थी, वो अपने यहाँ इस तरह के मूवमेंट को महसूस कर चुकी थी, इसलिए चाह रही थी कि उस तरह का आंदोलन भारत में भी प्रारंभ किया जाए, उस तरह की व्यवस्था भारत में भी लागू की जाए। तो इस बात से प्रभावित होकर और उनकी थियोसॉफी पे रिसर्च और कई चीज़ों, उनका सोशलिस्टिक नेचर, लोगों से जल्दी कनेक्ट होने की उनकी एबिलिटी, इन सब कारणों ने धीरे धीरे करके उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया। उनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग बनी और उस फ़ैन फॉलोइंग का लाभ उठाते हुए या उस फ़ैन फॉलोइंग के कारण ही 1914 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 1914 में जब कांग्रेस ज्वाइन किया तो 1914 के भी सेशन में पार्टिसिपेट किया और 1915 के भी सेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1914 के सेशन में 1914 तक इन्होंने भारत में कुछ न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट कर दिए, जिनमें कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया 2 समाचार पत्र इन्होंने प्रारंभ किए। कॉमनवेल्थ तो इन्होंने खुद ही स्टार्ट किया था और मद्रास स्टैंडर्ड नामक समाचार पत्र को खरीदकर इन्होंने न्यू इंडिया के नाम से उसको रिपब्लिश करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से श्रीमती एनी बेसेंट ने 1914 तक आते आते भारत में 2 समाचार पत्रों के माध्यम से अपने सोशलिस्टिक विचारों को और अपना उनका जो थिंकिंग था होम रूल के बारे में उसका प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस ने भी इनको अपने साथ लिया और कांग्रेस की मीटिंग्स में इनका आना जाना शुरू हो गया। 1914 के कांग्रेस सेशन में इन्होंने भाग लिया और 1915 के कांग्रेस सेशन में इन्होंने होम रूल का पूरा खाका प्रस्तुत कर दिया। हालांकि 1914 के अंत तक जाते जाते ये थोड़ी बहुत बातें होम रूल के बारे में अपने समाचार पत्रों में करने लगी, लेकिन 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने स्पष्ट किया कि हम कैसे होम रूल आंदोलन चलाने जा रहे हैं और इन्होंने अपना पूरा व्यवस्थित ब्यौरा दिया कि हम इस तरह से करके होम रूल आंदोलन चलाएंगे। इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। अच्छा, इन्होंने 1915 में जब होम रूल आंदोलन चलाने का संकल्प लिया या कांग्रेस के लोगों को इससे अवगत कराया कि हम जा रहे हैं एक इस तरह का मूवमेंट चलाने जिसमें हम होम रूल की मांग करेंगे, जिसमें हम सेल्फ रूलिंग की मांग करेंगे, तो कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने इसके समर्थन में अपनी हिचकिचाहट दिखाई और बहुत खुल के इसका समर्थन नहीं किया, स्पष्ट नहीं रहे वो। लेकिन इस बीच में एक और परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन क्या था? 1914 में बीजी तिलक वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल।
इनको जेल से रिहा कर दिया गया था। ये जेल इनको कैसे हुआ था पीछे हम आपको बता चुके हैं, इससे पहले की वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उनको जेल क्यों हुई थी। उनको मांडले जेल भेज दिया गया था, मांडले में वो 7 साल तक जेल में रहे, उसके बाद 6 साल तक जेल में रहे, उसके बाद 1914 में जेल से रिहा होकर वापस भारत आए। वापस भारत आए तो 1915 के कांग्रेस सेशन में वो भी गए थे, और 1915 के कांग्रेस सेशन में जब श्रीमती एनी बेसेंट के प्रस्ताव को उन्होंने सुना तो उनको ये बात थोड़ा आकर्षक लगी। हालांकि बाकी उदारवादी कांग्रेस नेताओं को ये बात उतनी आकर्षक नहीं लगी, क्योंकि उदारवादी कांग्रेसी नेता सरकार के साथ सीधे टकराहट से बचते थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का शुरू से ही अप्रोच था कि वो सीधे पैसिव रेजिस्टेंस और विरोध की राजनीति करेंगे और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ पे प्रहार करने का प्रयास करेंगे। तो तिलक जी इनकी बात सुन रहे थे, तो तिलक जी ने सोचा कि ये भाई अपना जब स्टार्ट करेंगी, और चूंकि इनको ज़रूरत है कि भारत के नेता इनका समर्थन करें, भारत के उदारवादी नेता समर्थन करें, लेकिन जिन क्षेत्रों में हमारी लोकप्रियता है, जिन क्षेत्रों में मैं नेता सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार किया जाता हूं, वहां पे हमें किसी से परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियली इनकी कांग्रेस में वापसी नहीं हुई थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने 1915 में कहा कि हम होम रूल चलाएंगे, और उन्होंने कांग्रेस से कहा कि भाई सितंबर 1916 तक आप हमारी बात मान लीजिए, हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए, सितंबर 1916 में मैं होम रूल आंदोलन चलाऊंगी। इन्होंने सोचा कि सितंबर 1916 तक कौन इंतजार करेगा, और ये आइडिया बढ़िया है, होम रूल आंदोलन चलाया जा सकता है। तो इन्होंने उन क्षेत्रों में जहां इनकी लोकप्रियता ज़्यादा थी, बाल गंगाधर तिलक की लोकप्रियता ज़्यादा थी, वहाँ उन हिस्सों में कौन कौन आता है, महाराष्ट्र आएगा, बरार क्षेत्र आएगा, सेंट्रल प्रोविंस वर्तमान का मध्य प्रदेश, और कर्नाटक क्षेत्र, मतलब मध्य प्रदेश, बरार, महाराष्ट्र और कर्नाटका का क्षेत्र। ये इस क्षेत्र में लोकप्रियता बाल गंगाधर तिलक की किसी भी नेता की अपेक्षा सबसे ज़्यादा थी, और इनकी लोकप्रियता इस कदर थी कि ये जो भी आंदोलन चलाएंगे यहाँ की जनता उसको सराखों पे लेगी। तिलक जी ने अपनी इस लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों को केंद्र बनाकर अप्रैल 1916 में पुणे के बेलगाम में एक होम रूल लीग की स्थापना करी, और बहुत व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से होम रूल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। होम रूल की मांग क्या थी? होम रूल की मांग थी होम रूल, लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रांतों का गठन किया जाए, जो प्रोविंशियल रीऑर्गेनाइजेशन है उसको किस आधार पे किया जाए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया जाए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, होम रूल दिया जाए, भारतीयों को शासन में ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। इन सब मांगों के साथ तिलक जी ने आंदोलन प्रारंभ किया, और उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस क्षेत्र में इस आंदोलन को चलाया। इसकी कुल 6 ब्रांचेज खोली गई, जिसमें एक महत्वपूर्ण ब्रांच मुंबई की ब्रांच का नेतृत्व जिन्ना कर रहे थे। तो तिलक जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और अपने 2 समाचार पत्रों के माध्यम से, जिनमें एक समाचार पत्र का नाम था केसरी और दूसरे समाचार पत्र का नाम था मराठा। मराठा पब्लिश होता था इंग्लिश में और केसरी पब्लिश होता था मराठी में। ये 2 समाचार पत्रों के माध्यम से महाराष्ट्र, बरार, मध्य प्रांत और कर्नाटक के क्षेत्र में होम रूल से जुड़े हुए विचारों को लोकप्रिय बनाया गया। ये तो अप्रैल 1916 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इनके समर्थन में कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी। अब बात आती है कि एनी बेसेंट का क्या हुआ। तो एनी बेसेंट की होम रूल, एनी बेसेंट ने जैसा कि 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में वादा किया था कि अप्रैल 1916 तक कांग्रेस उनकी बात को स्वीकार कर ले। सितंबर 1916 तक कांग्रेस उनकी बात को स्वीकार कर ले, लेकिन कांग्रेस अभी पशोपेश में थी, वो स्वीकार करे कि ना करे, और इस तरह का आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध चलाए कि ना चलाए, इस कन्फ्यूजन में थी। इस बीच में सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया, होम रूल लीग का गठन किया, और अपने थियोसॉफिकल सोसाइटी के सहयोगी जॉर्ज अरुंडेल के साथ मिलकर इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। जिन क्षेत्रों में तिलक जी काम कर रहे थे उनको छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग का विस्तार किया। श्रीमती एनी बेसेंट की होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की अपेक्षा कम अनुशासित थी,
और उसमें जो भी सदस्य उसके भाग लेते थे उनको होम रूल लीग की ब्रांचेज अलग अलग खोलने का अधिकार था। यही कारण था कि श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग में 200 से अधिक ब्रांचेज खोली गई, और ये 200 से अधिक ब्रांचेज जो रहीं ये भारत के अलग अलग हिस्सों में खोली गई। इनमें से बहुत सारी ब्रांचेज इनएक्टिव भी रहीं। हालांकि ये ब्रांचेज इन ब्रांचेज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित की भारत में राष्ट्रवाद की विचारधारा को बहुत निचले स्तर तक पहुंचाने में। जो समाज का सबसे निचला लेयर था वहां तक इन्होंने नेशनलिज्म को फैलाया, बढ़ाया, धीरे धीरे करके पूरे भारत में राष्ट्रवादी चेतना का विस्तार किया। होम रूल सोसाइटी काम कैसे करती थी? एक छोटी सी सोसाइटी बन जाती थी, उसका एक अपना रीडिंग रूम बन जाता था, एक अपना लाइब्रेरी बन जाती थी जहाँ किताबें आती थी, राष्ट्रवाद के से संबंधित पत्र आते थे, राष्ट्रवाद से संबंधित पुस्तकें आती थी। जो कोई भी गांव का पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था वो समाचार पढ़ के बाकी लोगों को सुनाता था। लोग भी इकट्ठा होकर वहाँ पर बातें किया करते थे, छोटे छोटे भाषण होते थे, छोटी छोटी सभाएं होती थी जिनके माध्यम से होम रूल के कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाया जाता था और लोगों से ये कहा जाता था कि वो इस तरह की मांग करें जिससे होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई मांगें पूरी हो सकें, सरकार पर दबाव निर्मित हो सके। तो इस तरह से आपने देखा कि एक आंदोलन खड़ा हो गया 1916 के अप्रैल में, और वो सितंबर अक्टूबर 1916 तक जाते जाते पूरे भारत में उसका विस्तार दिखाई देने लगा, जो कि भारत में होम रूल की मांग से संबंधित था, भारत में आंतरिक स्वशासन को दिए जाने से संबंधित था, और विदेश रक्षा संचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे या मुद्रा, विदेश रक्षा संचार, इस तरह के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको ब्रिटिश हुकूमत देखती रहे, बाकी के शासन में हमको इंटरनल फ्रीडम दे दिया जाए, ऐसा इस आंदोलन की मांग थी। तो भाई ये सफल हो रहा था, बढ़िया सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था। इस बीच में 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया लखनऊ में। लखनऊ के ये अधिवेशन लखनऊ का बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन रहा। पीछे भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं दूसरे सेशंस में को पढ़ते समय कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ। किसके बीच समझौता हुआ? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या समझौता हुआ? इससे पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग अलग काम कर रहे थे। कांग्रेस भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन खड़ा करती थी तो मुस्लिम लीग उसको कमज़ोर करती थी, लेकिन मुस्लिम लीग अब राष्ट्रवादी चेतना से प्रेरित लोगों के हाथों में आ गया था। मुस्लिम लीग का शुरुआती नियंत्रण या मुस्लिम लीग का शुरुआती लीडरशिप किसके हाथ में था? तो एलीट क्लास के लोगों के हाथ में था, बुर्जुआ लोगों के हाथ में था। और ये एलीट क्लास के लोग राजनीति कम अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके 1916 तक आते आते ये एलीट के हाथों से खिसक कर कहाँ आ गया? मध्य वर्ग के नेतृत्व में आ गया, अधिक जुझारू समूह के नेतृत्व में आ गया, अधिक राष्ट्रवादी समूह के नेतृत्व में आ गया, जिसका नेतृत्व इस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। तो भाई ये हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है ये एक हो जाएं और अब अलग अलग काम करने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों संगठनों को एक होकर काम करना चाहिए, और उन्होंने पहले से ही इसके लिए कैंपेनिंग स्टार्ट करी थी अपने समाचार पत्रों के माध्यम से। तो दोनों संगठन एक हुए, पहली बात। और दूसरी बात 1916 में ही नरम दल और गरम दल को आधिकारिक रूप से एक किया गया। जो नरम दल बोले तो मॉडरेट लीडर्स और गरम दल बोले तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को फिर से कांग्रेस में एक कर लिया गया। दोनों ही धड़े कांग्रेस के अब एक हो गए। ये एक हो गए तो बहुत ज़रूरी था कि गरम दल की वापसी, एक्सट्रीमिस्ट की वापसी थोड़ा शानदार तरीके से हो। तो इस बैठक में दोनों ही संगठनों ने, दोनों ही घटकों ने अपने अपने धड़े का ताकत दिखाने का प्रयास किया, और उस क्रम में बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई से पूरी एक ट्रेन बुक करी थी लखनऊ आने के लिए, अपने जो उनके आंदोलन में सहयोगी थे। तो भारी मात्रा में लोग आए, और जब ये सेशन ख़त्म हुआ तो उसी सेशन में या उसी पांडाल में, उसी कैंपस में होम रूल लीग के दोनों
यूनिट की एक साथ मीटिंग हुई जिसमें एक साथ दोनों नेता एक ही मंच पर आए। तो जैसे एक आपके मन में कहीं ऐसा ख्याल ना आ जाए, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आपके मन में ऐसा ख्याल ना आ जाए कि संभवतः श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बीच में कुछ अंतर विरोध था जिसके कारण से अलग अलग आंदोलन चल रहा था। तो आप ऐसा कोई बात अपने मन में नहीं रखिए। दोनों ही एक दूसरे को स्वीकार करते थे, एक दूसरे के देश प्रेम, तो हम नहीं कहेंगे एनी बेसेंट का तो प्रेम उससे भी बड़ा था, मानव प्रेम था, उदात्त था उनका प्रेम। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम पर भी कोई संदेह नहीं किया जा सकता था। तो दोनों ने मंच साझा किया और एक ही जगह से दोनों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अब देखिए, दोनों होम रूल लीग का एक में चला जाना और दोनों होम रूल लीग का एक साथ मीटिंग करना, ये बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर रहा है। किसके लिए? ब्रिटिश रूल के लिए। ब्रिटिश रूल अभी तक इस बात से थोड़ा खुश रहता था कि वो डिवाइड एंड रूल में सफल हो रहा है, लेकिन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन ने ब्रिटिश रूल की इस इच्छा पर समझ लीजिए पानी गिरा दिया, है ना। वो ये सोचता था कि हम भारत में अलग अलग समूहों को अलग अलग धड़ों में बांटने में सफल हो रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन हुआ, नरम पंथ और गरम पंथ का जो एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग की दोनों यूनिट का एक हो जाना, कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की असफलता को बता रहा था और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी खड़ा कर रहा था। अंग्रेज़ों को लगा कि अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सरकार दबाव में आ जाएगी। और ऐसे टाइम पे जब हमारे यहाँ जब हम एक वर्ल्ड वॉर से जूझ रहे हैं, इस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है, आप ये भी बात ध्यान में रखते रहिएगा। तो जब हम एक विश्व युद्ध से जूझ रहे हैं, वैसे समय में हम ये नहीं कर सकते, हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके टेंशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने इंडिया डिफेंस एक्ट के तहत, भारत रक्षा कानून के तहत श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार करके, जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और बाल गंगाधर तिलक को सो कॉज नोटिस दिया कि आपको क्यों ना पुनः गिरफ्तार कर लिया जाए, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया सो कॉज नोटिस के आधार पर। उनके मुकदमे की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना ने करी और जल्दी ही सरकार मुकदमा हार गई और उनको रिहा कर दिया गया। इनको जेल में डाल दिया गया, श्रीमती एनी बेसेंट, अरुंडले और उनके कई सहयोगियों को जेल में डाल दिया गया। ये सरकार की दमनात्मक कार्रवाई थी। जैसे ही उनको जेल में डाला गया, कांग्रेस का नरमपंथी नेतृत्व ने आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया। ये प्रयास किया कि आंदोलन को अब हम चलाएंगे, क्योंकि नरमपंथियों को भी ये बात बुरी लगी कि इस तरह के शांतिपूर्ण आंदोलनों को इस तरह की दमनात्मक कार्रवाइयों से दबाना ठीक नहीं है। तो भारत के नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, और जब भारत के नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया तो एक समस्या आ जाएगी, वो समस्या होगी डिसीजन मेकिंग की। और डिसीजन मेकिंग में नरमपंथी थोड़ा ढीले पड़ते थे और वो कभी आक्रामक रणनीति पे काम नहीं कर पाते थे। इस बीच में बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा कि नहीं, हम पैसिव रेजिस्टेंस पे आ जाएंगे और हम सिविल डिसोबीडियंस कर देंगे। हालांकि उनके ऊपर पहले से ही सो कॉज नोटिस की तलवार लटक रही थी, इसलिए उनके भी चैलेंज का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इस बीच में ही मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आ गया, जिसके बारे में हम लोग पीछे भी क्लास में बात कर चुके हैं। 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिज मैजेस्टी की सरकार का अंतिम उद्देश्य है भारत में स्वशासन की स्थापना करना, जिसे हम क्रमिक रूप से आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास करेंगे। तो कहाँ ये होम रूल मांग रहे थे और उन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात को स्वीकार किया। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात को स्वीकार किया भारतीयों के दबाव में आकर, या यूँ कहो कि जब भारत में स्वशासन की मांग को स्वीकार कर लिया गया या उत्तरदायी सरकार की स्थापना की घोषणा मॉन्टेग्यू द्वारा कर दी गई। मॉन्टेग्यू का भी जरा परिचय कर लीजिए आप। मॉन्टेग्यू कौन है? मॉन्टेग्यू उस समय के भारत सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, जो कि लंदन में रहता था और अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से वो कार्य करता था, जिसे भारत परिषद कहा जाता था। तो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में क्या कहा गया कि आने वाले समय में ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को
ज़्यादा राइट देगी, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मॉडल खड़ा किया जाएगा भारत में, तो बहुत सारे लोग खुश हो गए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम पे। और जिस आधार पे श्रीमती एनी बेसेंट को बंदी बनाया गया था, सेडिशन का चार्ज लगा के उनको बंदी बनाया गया था, तो अब सेडिशियस एक्टिविटी रह ही नहीं गई। होम रूल की मांग करना सेडिशियस एक्टिविटी नहीं रह गई, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत खुद ही कह रही है कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा। और 1919 में भारत के प्रशासन के बहुत थोड़े से हिस्से में रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना 1919 के अधिनियम के माध्यम से की गई। हालांकि भारत में 100% में से मुश्किल से 3 से 4% मामलों में ही हमें उत्तरदायी सरकार मिला, लेकिन उत्तरदायी सरकार शब्द अब आपसे अनभिज्ञ नहीं रह गया, उत्तरदायी सरकार शब्द अब अजनबी नहीं रह गया, कम से कम हमको समझ में आने लगा। तो ये सारा सीन है, ये सारा सीन हम इसलिए बता रहे हैं कि धीरे धीरे करके आंदोलन का कमज़ोर होना स्वाभाविक है। जब श्रीमती एनी बेसेंट को छोड़ा गया, क्योंकि अब उनके द्वारा की गई मांग सेडिशियस एक्टिविटी रह ही नहीं गई, तो अब वो अपराध ही नहीं रह गया, तो कैसे उनको बंदी बनाइएगा। तो उनको छोड़ा गया तो उन्होंने पुनः संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को उन्होंने सीरियसली लिया और उनको लगा कि वो जिस चीज़ के लिए मांग कर रही थी वो मान ली गई है, इसलिए उन्होंने आंदोलन को धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर जाने दिया। आंदोलन धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर चला गया। जिन क्षेत्रों में बाल गंगाधर तिलक आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पे क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक आंदोलन को चला रहे थे। मैंने कहा कि उनका जो होम रूल आंदोलन था, उनका जो होम रूल लीग था, वो बहुत ही संगठित था, बहुत व्यवस्थित था, बहुत सीमित था, उनकी तरह असीमित नहीं था। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि वैलेंटाइन चिरोल नाम का एक व्यक्ति हुआ, एक अंग्रेज हुआ वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द इंडियन अनरेस्ट। द इंडियन अनरेस्ट बुक में वैलेंटाइन चिरोल ने, आपने देखिए किताब का नाम ही क्या है, वैलेंटाइन चिरोल। ये तो राइटर है जिसने वो बुक लिखी, और बुक का नाम है, वैलेंटाइन चिरोल की बुक का नाम है द इंडियन अनरेस्ट, मतलब भारतीय अशांति। तो जो इंडिया में इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, पहले तो इसको अनरेस्ट कहना बेईमानी है, इसको अनरेस्ट नहीं कहा जाना चाहिए। अनरेस्ट तो खराब लोगों द्वारा किया जाता है। हम तो एक जो यहाँ हमारे भारत के राष्ट्रवादी नेता थे, वो तो ये समझते थे कि वो रिफॉर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि कोई अनरेस्ट क्रिएट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कोई अशांति निर्मित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भारत के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को इंडियन अनरेस्ट की तरह से कहना पहली चीज़ तो आपत्तिजनक था, और दूसरे इस पुस्तक के कुछ अंश ऐसे थे जो ये साबित कर रहे थे कि भारत में जो अनरेस्ट आया, और ख़ास तौर से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई, या जो आप कहते हैं कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ हुई, तो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म जो बढ़ा आगे, या रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म जो आगे बढ़ा, उसके लिए इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को जिम्मेदार माना। बाल गंगाधर तिलक को ही कहा कि ये भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद के विकास के जनक हैं। तो भारत में इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया बीजी तिलक को, जिसके कारण से इन्होंने वैलेंटाइन चिरोल पर मुकदमा किया मानहानि का, और इस मुकदमे को लड़ने के लिए वो कहाँ चले गए? लंदन चले गए। तो आप देखेंगे कि इन सब कारणों के चलते जो सीन निर्मित हो रहा है, उसमें आप ये देख रहे हैं कि जो होम रूल आंदोलन है वो नेतृत्व विहीन हो गया धीरे धीरे करके। उसमें लीडरशिप क्राइसिस आ गया, नेता नहीं रह गए उसमें, जिसके कारण से वो धीरे धीरे करके समाप्त हो गया, और फिर दूसरे आंदोलन की तरफ हम लोग चले जाएंगे। तो धीरे धीरे करके वो आंदोलन समाप्त हो गया। इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरी कहानी में आपको कुछ बातें याद रखनी है। वो याद रखने वाली चीज़ ये है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी याद रखनी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1895 में न्यूयॉर्क में बनाई गई। इसको कर्नल एमएस ऑलकट और मैडम एचपी ब्लावाट्स्की द्वारा बनाया गया। 1907 में इसका हेड ऑफिस मद्रास के अडयार में बनाया गया। 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई। 1914 में उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप ली। उन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम से समाचार पत्र निकाला। न्यू इंडिया समाचार पत्र जो था वो मद्रास स्टैंडर्ड का ही बदला हुआ नाम था।
पहली होम रूल लीग बनाई बीजी तिलक ने, जो कि बेलगांव पुणे में बनाई गई। ये बनाई गई अप्रैल 1916 में। बीजी तिलक की होम रूल लीग ने महाराष्ट्र, बरार, सेंट्रल प्रोविंस और कर्नाटक के क्षेत्र में काम किया। मिसेज एनी बेसेंट की होम रूल ने रेस्ट ऑफ इंडिया में काम किया। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनके 2 समाचार पत्र थे, केसरी और मराठा, जिनके माध्यम से उन्होंने होम रूल की आइडिया को प्रचारित किया। तो इन सब के नाम याद रखिएगा। केसरी जो है मराठी में प्रकाशित होता था, मराठा इंग्लिश में प्रकाशित होता था। ये सारी फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनका आप ध्यान में रखिएगा। जिन्ना को छोड़कर बाकी जितने बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के जितने भी उदारवादी नेता थे, नरमपंथी नेता थे, सब ने किसकी होम रूल को ज्वाइन किया? तो सब ने श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग को ज्वाइन किया। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, फिर आपको होम रूल लीग आंदोलन पूरा समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम लोग अगला सेशन इसका लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।